गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द प्रेसिडेंट डिजिटल एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम लोग अपने विषय हिंदी में व्याकरण खंड से पढ़ेंगे कारक। हम लोग आज कारक का अध्ययन करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने पिछली क्लासों में संज्ञा और सर्वनाम का अध्ययन किया है। ठीक है। तो कारक आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। पहले हम कारक की परिभाषा को समझते हैं कि कारक क्या होती है। ठीक है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। या कह सकते हैं कि जो कारक होते हैं ये हमें वाक्य में आए कर्ता एवं कारक से क्रिया के बीच के संबंध को बताते हैं। ठीक है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हें कारक कहा जाता है। तो विभक्ति, कारक का ज्ञान कराने वाले चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। ठीक है। विभक्ति चिन्ह के द्वारा ही हम यह समझते हैं कि किस कारक में कौन सी विभक्ति होगी। ठीक है। विभक्ति चिन्ह जो है इनके माध्यम से हम कारक को समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा कारक होगा। देखिए, नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं रंगीन शब्दों के द्वारा, या फिर ये जो चित्र दर्शाया गया है इसमें उदाहरण के तौर पर दर्शाया गया है, तो हम इसे समझते हैं। जैसे, अरे जंगल में शिकारी ने पेड़ पर बैठे तीतर को पकड़ने के लिए गुलेल से निशाना लगाया। तो ऊपर वाक्य में आए सभी रंगीन शब्द कारक हैं। अरे, में, ने, लिए, के लिए, से, ये सभी विभक्ति चिन्ह है किसी न किसी कारक के। तो हम इसे कैसे समझेंगे? जब हमें पता होगा सभी कारक और उनकी विभक्ति चिन्ह, तभी हम समझ सकते हैं। तो बच्चों, हिंदी में जो कारक हैं इनके 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। तो हम इन 8 कारकों को पहले क्रमशः देखते हैं या इनकी विभक्ति चिन्ह को समझते हैं, ताकि हम कारक को स्पष्ट तरीके से समझ सकें। तो मैं पहले कर्ता और विभक्ति चिन्ह को एक बार इसको मैं आदर शोषण करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो पहले हम समझते हैं कर्ता कारक को। तो कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है। कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है। ठीक है। और क्रिया को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। कर्म कारक दूसरा है कर्म कारक। तो कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। जिस पर क्रिया का फल पड़े वो कर्म कारक होता है। तीसरा कारक करण कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा। ठीक है। तो जिस साधन से काम हो वहां पे करण कारक होगा। जैसे बच्चे पेन से लिख रहे हैं, तो यहाँ जो पेन है वो एक करण है, एक टूल या साधन है। ठीक है। तो आप वो समझिए कि जहाँ पे करण हो या एक कोई साधन का वो हो, बोध हो, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? वहाँ पे करण कारक होगा। फिर चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो को के लिए, जिसके लिए काम किया जाए वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। जैसे मुझे पिताजी के लिए नाश्ता ले जाना है, तो संप्रदान का जो चिन्ह होता है को के लिए। तो हम इन विभक्ति चिन्हों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कारक होगा। फिर पांचवा है अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह से अलग होने के अर्थ में, जिसमें अलग होने का भाव हो। जैसे वृक्ष से या पेड़ से पत्ते गिरते हो, तो यहाँ पे जो पत्ते हैं वो किससे अलग हो रहे हैं? पेड़ से। तो जहाँ पे अलगाव का वो हो, तो वहां समझिए कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। ठीक है। फिर छठा जो कारक है वो है संबंध कारक। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो का की के रारी रे होगा। जो वाक्य में संबंध जोड़े, ठीक है, दो वस्तुओं पर जो संबंध जोड़े वहां पे संबंध कारक होते हैं। जैसे ये
रोहित जो जिसे क्लास चतुर्थ रोहित की क्लास है, तो यहाँ पे रोहित से उसकी क्लास से संबंध बताया गया ना का के द्वारा कि यह किसकी क्लास है, रोहित की क्लास है। ठीक है, तो ऐसे ही जो सातवां कारक है वो है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा में पर, जिसमें या जिस पर काम हो वहाँ पे अधिकरण हो। जैसे अधिकरण जिसका विभक्ति चिन्ह में पर है ना, जैसे छत में या छत पर बंदर बैठा है। ठीक है, तो कहाँ पर बंदर बैठा है, छत पर, तो छत अधिकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा, इसकी विभक्ति चिन्ह में पर। फिर आठवां जो है अंतिम कारक वो है संबोधन। इसकी विभक्ति चिन्ह होगा हे अरे, बुलाने का भाव प्रकट हो। जहाँ किसी के द्वारा किसी को बुलाया जाए वहाँ पे क्या होगा, संबोधन कारक। जैसे अरे सुनो। ठीक है, ऐसे ही। तो उम्मीद है बच्चों कि यह कारक आज आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब इससे कुछ जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न हैं, ये अभ्यास आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।